दो खास मेहमान जो हैं वो भी जुड़ने जा रहे हैं। शशांक शेखर झा हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में और इस मामले में इंटरवीनर भी हैं, और साथ ही आभा सिंह जुड़ रही हैं जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। आभा जी, पहले मैं यहाँ पर आपके पास आना चाहूंगी। काफी संवेदनशील मसला है, काफी पेचीदगियों से भरा ये मसला है, लेकिन एक समाज के तौर पर ये बहुत ज्यादा असर भी डालेगा, क्योंकि एक बहुत छोटा सा तबका है समलैंगिकों का जो अपने अधिकार की यहाँ पर मांग कर रहे हैं और जो अपने रिश्ते को एक तरह से कानूनी हक दिलवाने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। ऐसे में आज जो बात कही गई उसमें परिवार, हमने ये भी देखा कि केंद्र ने कहा है कि परिवार की जो अवधारणा है उसके खिलाफ है कि एक पुरुष ही पति होता है, एक महिला ही जो है वो पत्नी होती है। तो इसको जब समलैंगिक कह रहे हैं कि ये हमारी चॉइस का मामला है, ये हम तय कर लेंगे कि कौन क्या रोल निभाएगा, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या ये सरकार के द्वारा या किसी के द्वारा तय किया जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये मेरा मानना है कि आज 5 मेंबर बेंच को क्यों दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो 3 मेंबर बेंच को मुश्किल आ रही थी इसको डिसाइड करने में। होता यही है, 5 के बाद 9 के पास भी जाता है मामले की सीरियसनेस देखते हुए, उसका इम्पैक्ट देखते हुए। और अगर केंद्र सरकार ने कहा कि ये बाकी कानूनों पे भी असर पड़ेगा, तो मैं एज अ लॉयर देखती हूँ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस पत्नी पे होता है, उसका जो है वो मेंटेनेंस मांगने जाती है, वो राइट टू रेजिडेंस मांगती है। तो इसमें बिल्कुल पति पत्नी कौन होगा, पूरा डेफिनेशन ही बदल जाएगा कि पुरुष पत्नी होगा, इसमें कौन सा पार्टनर होगा जो क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस, कौन इंटरिम रिलीफ मांग सकता है। तो ये एक झटके में इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं ला सकता। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है बिल्कुल जब इसका इतना लार्ज स्केल इंपैक्ट होगा तो इसमें आप स्टेक होल्डर्स के साथ साथ आप इसमें थोड़ा डिस्कशन कराइए, डिबेट कराइए। और अगर पार्लियामेंट कहती है कि ये पॉलिसी मैटर है तो विधि बनाने का कार्य जो पावर्स है पार्लियामेंट के पास है, तो वो भी गलत नहीं है। इसमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर लॉ किसको कहते हैं, हम कहते हैं कि जो बहुत हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है, जो बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, ब्रिटिश का तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कन्वेंशन पे ही बैठा हुआ है। तो जो हमारी वो है कि पत्नी जो नारी है वही माँ होती है, तो बिल्कुल सही बात है कि बच्चा किसको माँ बोलेगा, किसको पिता बोलेगा, ये सब चीजें आप एक झटके में पूरे परिवार को नहीं उल्टा पुल्टा कर सकते। तो ये इसके लार्जर रैमिफिकेशंस हैं। तो मेरा खुद मानना है कि 5 मेंबर बेंच इसको सुने, और उनके भी अगर पड़े है तो 9 मेंबर बेंच को भी दीजिए। और ये राइट टू प्रिवेसी की बात आती है तो वैसे ही आप 377 को डिक्रिमिनलाइज कर चुके हैं। राइट टू प्रिवेसी के तहत आपको सेक्सुअल ओरिएंटेशन की आजादी है। तो शादी तो बहुत ही फर्क चीज है, आप ये कल्चर फैमिली पे भी अटैक कर रहे हैं, तो वो चीज देख के करिए, ये मेरा मानना है। नहीं, लेकिन आभा जी यहाँ पर फिर जब ये डिक्रिमिनलाइज इसको किया जा चुका है, साथ रहने की आजादी है, तो फिर शादी के उसमें आकर यहाँ पर ये अड़चन क्यों आ रही है? ये कहीं ना कहीं मानसिकता पर भी सवाल उठाता है ऐसे में कि हम स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, स्वीकार क्या करें हम कि मतलब 2 पुरुष होंगे, उनके बीच में एक बेटी गोद लेंगे और वो बेटी समझ नहीं पाएगी, और आपने कहा कि वो समलैंगिक नहीं, वो नॉर्मल चाइल्ड भी होगी, तो उस बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी? आप आज कहते हैं कि मातृत्व जो है, मदर्स मिल्क इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड हेल्दी फॉर अ चाइल्ड, तो आपके तो सारे पैरामीटर्स उल्टे हो रहे हैं ना। तो आप फिर कल ब्रेस्ट फीडिंग खत्म करेंगे, आप यही कहेंगे ना कि आप जो मैटरनिटी लीव देते हैं 6 मंथ्स की, आप कहते नहीं दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, तो वो कहां से ब्रेस्ट आएंगे? आप फिर ओपनली कह रहे हैं कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात की जाए आभा जी, यहाँ पर तो ऐसे कई माएँ हैं जो बच्चे को जन्म देने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती हैं, तो आप भी समझती हैं। बिल्कुल तो नहीं, फिर आपको ये चीजें तो देखनी होगी ना कि व्हाट इज इट, एक बच्चे के अधिकार में उसको माँ का प्यार भी है। तो फ्रॉम अ चाइल्ड्स राइट्स पर्सपेक्टिव आल्सो दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड। और आप तो ये कहते हैं ना कि बस ये इक्वालिटी की बात है, जहां तक डिक्रिमिनलाइजेशन की बात थी वहां तक कोर्ट ने अलाउ कर दिया। आपको जो है ये आपकी राइट टू प्राइवेसी में नहीं आता है। मैरिज डज नॉट कम इन राइट टू प्राइवेसी। उनका कहना है कि आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन में कोई क्रिमिनलाइजेशन नहीं है, यू कैन चूज योर पार्टनर, बट फॉर मैरिज सुप्रीम कोर्ट ने मना भी नहीं किया, लेकिन 5 मेंबर बेंच को देके ये कह दिया है कि इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। और मेरा भी मानना है कि इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। शशांक जी, आपको मैं यहाँ पर लाना चाहूंगी। यहाँ पर परिवार की अवधारणा के खिलाफ इसे केंद्र बता रहा है, और अब आज जो एक मसला उठाया वही बच्चों को गोद लेने का मसला उठाया, और ये रखा गया कि विवाहित जोड़ा जो है एक बच्चे को गोद लेता है तो उस बच्चे की मानसिक अवस्था की भी बात है। लेकिन यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि बच्चे को जिस तरह से बड़ा किया जाता है बच्चा उस तरह से बड़ा होता है। ऐसे में आप जो आभा जी कह रही हैं उसकी बात को कैसे देखते हैं, उनकी बात को? नमस्ते अदिति जी और आभा जी। अदिति जी, मेरा 2 स्पष्ट मानना है इस पे। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के पावर्स में डिफरेंस है। पार्लियामेंट कोई कानून बना सकता है और कोई कानून को हटा सकता है,
सुप्रीम कोर्ट अगर कोई गलत कानून है तो उसको हटा सकता है, लेकिन अगर कहीं वैक्यूम है तो उसमें कानून बना नहीं सकता। ये बहुत स्पष्ट है और बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया हुआ जो संविधान है उसमें ये कहता है। लेकिन फिर अब दूसरे पक्ष में आते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को एक्सेप्ट करते हुए अगर इसको संवैधानिक बेंच के पास भेजा है तो क्या हो सकता है। मेरा मानना है कि ये ऐसा मामला है शादी विवाह का जिसमें सुप्रीम कोर्ट को एंटर नहीं करना चाहिए, ना कि क्योंकि वो एंटर कर नहीं सकते, बल्कि इसलिए नहीं क्योंकि देखिए 70 साल हो गए हैं, आप आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि पार्लियामेंट में भी जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग को रिप्रेजेंट करते हैं, 130-40 करोड़ का देश है, सबकी एक कॉमन इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है। फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें एंटर करता है तो मेरा मानना है कि सेम सेक्स मैरिज से फैमिली सिस्टम चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शादी की बात नहीं है, यहाँ पे एडॉप्शन की बात है, मेंटेनेंस की बात है, कस्टडी की बात है, राइट्स की बात है। उसके बाद एक और बड़ी बात है कि अगर आप फिर भी एंटर कर रहे हैं तो मेरा मानना है पर्सनली, क्योंकि मैं इसमें इंटरवेनर हूं, कि अगर आप सेक्युलर लॉज में करेंगे फिर भी शायद चल सकता है, लेकिन आप फिर रिलीजियस लॉज में कैसे करेंगे। देखिए मेरे पास वो लिस्ट है जो 16 केसेस का है और उसमें ये कहा जा रहा है कि 2 केसेस जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट को चेंज करने की बात की जा रही है। हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू लीगल सिस्टम से आता है। अगर सिर्फ हिंदू में देखें तो दया भाग और मिताक्षरा, फिर जैन, बौद्ध, सिख और बाकी सब भी हैं। आप उसमें कैसे एंटर करेंगे, क्योंकि आप रिलीजन को डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन शशांक जी फिर यहाँ पर कानूनी संरक्षण की भी बात आती है। अगर आप उनके रिश्ते को मान्यता, उनके अगर विवाह को मान्यता नहीं मिलेगी तो उन्हें कानूनी संरक्षण भी नहीं मिलेगा, जो हम जानते हैं कि हमारे समाज में किस तरह की दिक्कतें जो है वो समलैंगिक झेल रहे हैं। ये हम में से किसी से छुपा नहीं है। नहीं, तो इसीलिए मेरा तीसरा पॉइंट है कि अगर फिर भी करना है, क्योंकि मैं सारे ऑप्शंस को लेके गया हूं कोर्ट में, मेरा मानना है, मैं जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेरा मानना है कि अगर फिर भी करना है और हर रिलीजन में करना है तो फिर सिर्फ हिंदू से क्यों करना है। हिंदू तो फिर भी 10-15 हजार साल पुराना धर्म है, आप थोड़े नए से शुरू करिए। इस्लाम जहां पे सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट आज सॉलिसिटर जनरल साहब ने भी कहा सिविल कॉन्ट्रैक्ट इस्लाम में, इस्लाम 1400 साल पुराना है, आप वहां से शुरू करिए। अगर वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे फिर क्रिश्चियनिटी में आइए जो 2000 साल पुराना है, फिर हिंदू जो 10,000 साल पुराना है वहां भी आ जाएगा। ये सिलेक्टिव टारगेट करना मुझे लगता है ये गलत है और शायद इसीलिए इसका इतना विरोध हो रहा है। आप देखिए 16 पिटीशन में से सिर्फ 2 पिटीशन है जो हिंदू को टारगेट कर रहा है, बाकी सेक्युलर लॉज को। सेक्युलर लॉज में लाएंगे तो उतना विरोध नहीं होगा जितना हिंदू लॉज में लेके आएंगे, क्योंकि 1955 में भी यही किया गया था। हिंदूज को और हिंदू, बौद्ध, सिख को आपने एक के अंदर में किया था, लेकिन बाकी लोगों को आपने छोड़ दिया था वैसे ही, और आज सेम 2023 में वही बात आ गई है। तो क्यों सिर्फ हिंदू। तो ये जो एक कदम हम आगे बढ़े थे शशांक जी, जब हमने इस समलैंगिकों को डीक्रिमिनलाइज किया था या समलैंगिक रिश्तों को डीक्रिमिनलाइज किया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जब उस विवाह को मान्यता नहीं मिलेगी तो वापस ये कदम पीछे जाने वाली बात है। तो जो इस तरह के लोग हैं उनके साथ तो अन्याय ही होने जा रहा है फिर। नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको डिक्रिमिनलाइज किया था, 2 केसेस हैं जो बार बार बात उठती है, नवतेज सिंह जौहर की और एक जस्टिस के.एस. पुत्तुस्वामी का। दोनों केस में निजता के अधिकार और डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ 377 या एलजीबीटी के राइट्स जो होते हैं सबके ऊपर में बहुत डिटेल में बात हुई है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुप्रीम कोर्ट और हमारा देश की जो सरकार है, दोनों के सेम मत थे। केंद्र सरकार ने भी इसका विरोध नहीं किया था, क्योंकि आपके साथ एक तरह से आपके साथ गलत हो रहा था कि आपके राइट्स को छीना जा रहा था। यहां पे आप ये नए राइट्स के लिए इजाद करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आपको शादी का अधिकार चाहिए हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। हिंदू मैरिज कैसे होता है? आप राम सीता को देखते हैं कैसे उन्होंने शादी की, आप कृष्ण रुक्मणी को देखते हैं कैसे शादी की, और वहां से फॉलो होता हुआ आज शादी हो रहा है। आप ऐसे ही इस्लाम में जाएंगे तो देखा जाएगा पैगंबर मोहम्मद ने कैसे शादी की होगी, उस तरीके से मोहम्मद लॉ वहां से डिराइव हुआ है। क्रिश्चियनिटी में भी उस तरीके से देखा जाएगा जीसस क्राइस्ट के आसपास किस तरीके से चीजें चलती आई है। तो आज क्या केंद्र सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास वो अधिकार है कि वो जाके कुरान या अपने हमारे हिंदू रीति रिवाज या क्रिश्चियनिटी में वो बदलाव? मैं आभा जी को यहाँ पर लाना चाहूंगी। आभा जी, यहाँ पर संसद के अधिकार क्षेत्र की बात जो बार बार निकल कर आती है और शशांक जी भी उसका जिक्र कर रहे हैं, संसद के अधिकार क्षेत्र में तो ये भी था कि जो महिलाएं हैं उनको 50% आरक्षण जो है, वो जो भागीदारी है जो वो दी जानी चाहिए, वो भी तो अभी तक नहीं हो पाया। ऐसे तो बहुत से महत्वपूर्ण मसले हैं जिनको हमारे प्रतिनिधि जो हैं वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो मामला है ये एक लोकतांत्रिक समाज के तौर पर भी देखने का है कि क्या जो एक बहुत छोटा सा तबका है समलैंगिकों का, उन्हें हम जगह नहीं दे सकते? देखिए, जगह तो दी जा रही है। आज उनको जॉब में रिजर्वेशन दिया जा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म्स में उनका थर्ड जेंडर के करके उनको बाइज्जत दिया जा रहा है। और रही बात रिजर्वेशन की, तो मैं कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं डिक्लेयर कर दिया आज तक कि महिलाओं को 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा? नहीं, क्योंकि वो पार्लियामेंट बनाएगी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? अगर कानून गलत बना है तो आप उसको अल्ट्रा वायर्स करिए, लेकिन हम कानून बना नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट 5 बेंच को दे रहा है सुनने को, वही मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्टेप ले रहा है, क्योंकि
क्योंकि ये आप एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में आप एक तरह से आर्गुमेंट की बात पे आ रहे हैं। लेकिन मैं इसको हिंदू मुस्लिम बात नहीं ला रही हूँ, मैं इसको सिर्फ ये ला रही हूँ कि आप जो है जब मेंटेनेंस की बात आएगी, हु विल बी द वुमन, आदमी डिसाइड करेगा, वो कपल डिसाइड करेगा। ये सब इश्यूज जो आएंगे, रेप की डेफिनेशन में 376C की जो डेफिनेशन का क्लॉज आएगा उसमें क्या डिसाइड किया जाएगा, डिवोर्स के क्या प्रोसीजर्स होंगे, आप सब कुछ देखेंगे। और रही बात ये कहना कि आपको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है ना, दैट इज व्हाट द बिगेस्ट थिंग वाज। और ये बात सही है कि कुछ कंट्रीज में तो फांसी हो जाती है इस पे, लेकिन इंडिया इज सच अ प्रोग्रेसिव सेक्युलर कंट्री। हमने कोर्ट ने योर राइट टू प्राइवेसी अगर हम दे रहे हैं तो आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज योर प्राइवेट डिसीजन, इट इज योर चॉइस। तो डीक्रिमिनलाइज हो चुका है, लेकिन मैरिज इज अ वेरी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और एक ऑगस्ट इंस्टीट्यूशन को आप डैमेज करने से पहले आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे। शायद इसीलिए आज तक हम मैरिटल रेप को गुनाह सुप्रीम कोर्ट नहीं बना पाया है। बार बार हाई कोर्ट, दिल्ली कोर्ट में जब हो रहा था, दिल्ली हाई कोर्ट में एक जज ने डिसेंटिंग ऑर्डर दिया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कह देने की नहीं मैरिटल रेप इज एन ऑफेंस। कितने हाई कोर्ट्स में मामला हुआ है, क्योंकि आप अपने आप करके कि मैरिटल रेप इज एन ऑफेंस करके आप अगर उसको लगा देंगे तो भी वो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रॉय और ये करेगा। मसला ऐसा भी है आभा जी की जो बहुत असर डालेगा समाज पर भी, समलैंगिकों की जिंदगी पर भी। इसीलिए अगर बड़ी बेंच को जा रहा है यहाँ पर तो ये एक स्वागत योग्य कदम ही है, क्योंकि हर तरह का पर्सपेक्टिव जो है, हर तरह के विचार जो है वो सुनने को मिलेंगे। आभा जी बिल्कुल 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 अदिति जी, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी हिम्मत करके 5 मेंबर बेंच पे भेजा है, क्योंकि वो जान रहा है कि मैरिटल रेप को आज तक सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं हुई कि उसको ऑफेंस करके डिक्लेयर कर दे, क्योंकि वो उसमें फिर एकदम लेजिस्लेचर और जुडिशरी आमने सामने आ जाएंगी। क्योंकि आपको कानून अगर गलत बना है आप उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत अहम मसला है। अब 18 अप्रैल को इस मामले पर अंतिम सुनवाई जो है वो शुरू होगी। देखेंगे कब तक ये मसला जो है चलता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ निर्णय इसमें आता है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो भी इस मामले की जो सुनवाई होगी उसकी की जाएगी, ताकि देश को पता चल सके कि इसमें क्या क्या पक्ष जो है वो रखे जा रहे हैं और ये कितना महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामला है। शशांक शेखर जी, आभा सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े और वक्त निकाला।